सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं अपने PYQ सीरीज़ को लेके, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास के पेपर को, जो कि हम लोग संस्कृत का पेपर नंबर 2 भी बोलते हैं। ये पेपर बैच 2021 का है, जिसका पेपर 2023 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके का पेपर आया था, कितना कठिन था, कितना आसान था, और किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मल्टीपल चॉइस, जिसका जो कि सेक्शन ए में आता है। ये 20 नंबर के होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इतिहास शब्द में इति का क्या अर्थ है। तो देखिए, इतिहास में इति का अर्थ होता है ऐसा ही, हा का होता है निश्चित रूप से, और अस का होता है था। ठीक है, इतिहास में इति ऐसा ही, हा निश्चय और आस था। देखिए, आपके में इति आ गया, तो मे भी अगली बार, मतलब 21 में इति आया था, तो अगली बार क्या पता हा का आ जाए या आस का आ जाए। इतना आपको पता होना चाहिए कि क्या किसका मतलब क्या होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, आंसर डी। फिर दूसरा देखते हैं, अष्टांग हृदयम के निदान स्थान में कितने अध्याय हैं। तो अष्टांग हृदयम या आयुर्वेद के इतिहास का क्वेश्चन है। तो अष्टांग हृदयम में देखो, सूत्र, शारीर, निदान, चिकित्सा, कल्प और उत्तर, ये 6 स्थान होते हैं, जिसमें अध्याय होते हैं 30, 6, 16, 22, 6, 40। ठीक है, इस तरीके से ही आप याद रखिए, 30, 6, 16, 22, 6, 40। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि निदान स्थान में कितने स्थान होते हैं, मतलब कितने अध्याय होते हैं। तो निदान स्थान में 16 अध्याय होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। शंकर दास जी शास्त्री पदे द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं हैं। तो सभी, मतलब राज्यवैद्य, आर्यभिषक और सदवैद्य कौस्तुभ, ये सभी इन्हीं के द्वारा निकाली गई थी। आप ये सोच सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये अगर आपको क्वेश्चंस देखना है ना, संस्कृत सुधा बुक है। संस्कृत सुधा बुक में आखिरी में, जो आखिरी वाला पार्ट होता है, उसमें आयुर्वेद का इतिहास दिया हुआ है। तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की गई थी 1976 में। इतिहास का साधन नहीं है, तो मुद्राएं, मूर्तियां, होता या कोई नहीं। तो देखिए, मुद्राएं तो हो गई करेंसी, मूर्तियां हो गई स्टैचूज। ये होता का क्या मतलब होता है, तो होता का कुछ ऐसा सही सेंस में कुछ मतलब नहीं निकलता है, तो इसमें होता जो हो जाएगा वो आंसर चला जाएगा। चरकोपस्कार के लेखक हैं, चरकोपस्कार के लेखक है योगेंद्र नाथ सेन। ये आपको याद करना होगा, मतलब जितने भी टीकाकार थे चरक के, तो आपको याद करने होंगे। जैसे इस तरीके से आपको याद करवाते हैं जो टीचर्स होते हैं। भट्टार स्वामी, जे चक्र, शिव गंगा योग सरस्वती। तो भट्टार से भट्टार स्वामी, भट्टार से भट्टार हरिश्चंद्र, स्वामी से स्वामी कुमार, जे से जे जेड, भट्टार स्वामी, जे चक्र, चक्र से चक्रपाणी, शिव शिवदास सेन, गंगा गंगाधर राय। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीकाकार और टीकाकारों के नाम, जिसमें चक्रपाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हैं, किस किस चीज़ों को लिखने से उनको वो उपाधियाँ मिली हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए पूरा। फिर उसके बाद लिखा है कि शालिहोत्र संगीता में चिकित्सा किसकी बताई गई है। तो सिंपल, शालिहोत्र संगीता में अश्व की चिकित्सा बताई गई है। फिर है, भोर कमेटी का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो भोर कमेटी का गठन हुआ था 1946 में। ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको पता है तो पता है, और आप एक जगह सारे फैक्ट्स लिख लीजिए। ठीक है, संस्कृत सुधा बुक में पीछे फैक्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन एक जगह आप एक पन्ने पे सारे फैक्ट्स, सारी डेट्स लिख लीजिए, आपके लिए बहुत आसानी होगी। मूल तंत्र और संहिताएं किस काल में लिखी गई थी। तो ये मध्यकाल में लिखी गई थी। ठीक है, जन पदोध्वंस का जन्मार कहाँ है, को जन्मार कहा है। तो इसका हो जाएगा भेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। होम्योपैथी की स्थापना किसने की थी। तो ये सभी को पता है, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, तो हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन ने। फिर सीसीआईएम कब भंग किया गया था। तो सीसीआईएम कब खत्म हुआ था। तो 2021 में उसको भंग किया था, उसकी जगह पे एनसीआईएम आई थी। फिर मेष वृषण किसको कहा गया है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं कि मेष वृषण किसको कहा गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार। ठीक है। फिर चक्रपाणि दत्त ने शुश्रु संहिता पर कौन सी टीका लिखी थी? तो चक्रपाणि दत्त ने शुश्रु संहिता पर भानुमति टीका लिखी थी। ठीक है। और इनको उपाधियां भी मिली थी, जैसे चरक पे चरक चतुरान। ठीक है, उस तरीके से उपाधियां मिली थी जब चरक संहिता की टीका लिखी थी। तो फिर अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। पाल काव्य आयुर्वेद में चिकित्सा माने जाते हैं। तो पाल काव्य जो होता है वो गज की जो होती है वो चिकित्सा बताई जाती, उसमें बताई जाती है। गज मतलब हाथी। फिर एनसीआईएसएम का प्रमुख कार्य क्या है? तो एनसीआईएसएम का प्रमुख कार्य है दोनों। पहले गुड़ी चिकित्सकों का आपूर्ति और शैक्षणिक संस्थाओं का नियमन, मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाना। फिर 17वां क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के अंश माने गए। तो धन्वंतरी। ठीक है, जो दक्ष थे वो तो ब्रह्म के माने गए थे, तो धन्वंतरी जो है वो विष्णु के माने गए थे। फिर अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य बताए हैं, किसने बताए हैं? भाव प्रकाश ने। फिर चरक संहिताओं में अध्यायों की संख्या क्या है? तो चरक संहिता में 120 अध्याय हैं। फिर जल कल्प तरु टीका का संबंध किससे है? तो चरक संहिता। तो बताया ना, देखिए इसमें से आपको क्या समझ में आता है? जो चरक संहिता है उसके टीकाकार, उसकी टीकाओं, और जो सुश्रुत हैं उसकी टीकाओं और उसके टीकाकारों के नाम आपको पता होने चाहिए। अध्याय किस में है, कौन सी संहिता में कितने अध्याय हैं, और कौन से कितने स्थान हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सभी ज़्यादातर आते हैं, और फैक्ट बेस्ड जो डेट्स वाले होते हैं वो आते हैं। फिर बाकी अगर बात करते हैं तो सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में हम यहाँ पे आएंगे हम लोग संस्कृत में। कि संस्कृत, देखिए आयुर्वेद का इतिहास तो 20 नंबर का होता ही होता है, तो आयुर्वेद का इतिहास 20 नंबर का हो गया। अब यहाँ से शुरू होगा संस्कृत, क्योंकि आयुर्वेद के इतिहास में सिर्फ मल्टीपल चॉइस आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। अब यहाँ पे 21 क्वेश्चन नंबर है कि नीचे दिए गए श्लोकों का पदच्छेद करते हुए रेखांकित पद में शब्द में किस रूप का प्रयोग किया गया है, बताइए। यथाबलम यथास्वा चा दोषा वृद्धा विर्तवन्ते रूपाणी जहति क्षीणा समा स्वाम कर्म कुर्वते। इसका पदच्छेद होगा यथाबलम यथास्वाम चा दोष। अब आप ये सोच लेंगे पदच्छेद क्या होता है? तो पदच्छेद होता है जैसे कोई भी दो शब्द मिलते हैं और वो बनाते हैं कोई संस्कृत का शब्द, तो उसे पदच्छेद कहते हैं। एक उदाहरण अगर दूं तो पदच्छेद जैसे यहाँ पे है दीप्तो अग्निमेधसा, तो इसमें 3 है पद, दीप्तः, अग्निः और मेधसः। ये तीनों एक में मिल गए तो पद बनाया, और उसमें पदच्छेद अलग अलग, मतलब अलग अलग करना। संधि विच्छेद जैसे करते हैं वैसे यहाँ पे पदच्छेद कर रहे हैं कि कोई भी ऐसे शब्द हैं जो पद हैं तो उनको अलग अलग करना। तो इसमें यहाँ पे इसी तरीके से बताया गया कि यथा बलम यथा स्वाम चा दोषा वृद्धा विर्तवन्ते रूपाणी जहति क्षीणा समाह स्वाम कर्म कुर्वते। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब नहीं है जिसका हम लोग पदच्छेद कर सकते हैं, तो इसको वैसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। सिंपल सी बात, कॉमा लगा के लिख देना है पदच्छेद। देखिए पदच्छेद आपको ऊपर ऊपर से दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप देखिएगा कहीं बीच में कोई शब्द तो नहीं जुड़ा है, अगर वो भी नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं, सीधे सीधे लिख दीजिए। जैसे इसमें छोटे छोटे शब्द हैं तो इसमें कोई पदच्छेद ऐसा नहीं मिल रहा है, तो इसमें ऐसे ही लिख देंगे। फिर बात करते हैं व्याकरणात्मक विवरण, तो इसमें लिखा हो गया है जिसका अंडरलाइन हुआ है उसको बताने की कौन सा रूप है। ठीक है, तो इसमें रूपाणी में प्रथमा द्वितीय बहुवचन इनका प्रयोग हुआ है। ठीक है, यह प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और इन दोनों में बहुवचन इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। शब्द रूप आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो चाहिए, पूरी शब्द रूप पे मैंने लेक्चर बना रखा है तो वो पढ़िए। फिर बात करते हैं अन्वय की, तो इसमें तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको अन्वय लिखना है, इसमें तो बस लिखा हुआ है कि पदच्छेद करते हुए जिसका रेखांकित है उसका वो बताना है शब्द रूप, तो वो आपने बता दिया। बट 5 नंबर का आया है, तो ऐसे ही थोड़ी ना कि पदच्छेद और व्याकरणात्मक विवरण दे दिया, इतना सा आपने लिख दिया और हो गया काम खत्म, मिल जाएंगे 5 नंबर। नहीं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इतने समझदार हैं कि आपको अन्वय, उसका शब्दार्थ और उसका भावार्थ पता होना चाहिए, लिखा होना चाहिए आपने। ये 5 नंबर में आप कॉपी तो भरेंगे, इसी तरीके से करेंगे तो आपके 2 से 4 पन्ने में पूरा एग्जाम हो जाएगा। बट आपको पूरा लिखना होता है, कॉपी भर के आनी है। अगर नहीं आ रहा है तो किसी भी तरीके से आपको कॉपी भर के आनी, पहला पैराग्राफ
दूसरा पैराग्राफ लिखा आपने तो पहला पैराग्राफ फिर से लिख दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम कॉपी में कुछ लिखा होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अन्वय कर दिया, वृद्धा दोषा यथा बलम यथा स्वाम च रूपाणी विरतवंते क्षीणा रूपाणी जहति समा स्वाम कर्म कुर्वते। तो ये इस तरीके से करते हैं कि जो श्लोक दिया होता है उसमें उसको रीअरेंज करते हैं, शब्दों को रीअरेंज करते हैं इस तरीके से कि वो हिंदी, मतलब हिंदी जैसे ट्रांसलेट नहीं करते हैं संस्कृत में, उसी तरीके से करते हैं, श्लोक के फॉर्म में नहीं, नॉर्मल संस्कृत के फॉर्म में। तो इसका शब्दार्थ भी शब्दार्थ मतलब वो होता है कि जो संस्कृत में वर्ड दिए हुए हैं उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो वो दिया हुआ है। वृद्धा का मतलब बढ़े हुए, दोषा का मतलब दोष, यथा बलम अपने बल के अनुसार, यथा स्वाम चाप एवं अपने अपने गुणों एवं कर्मों के अनुसार। तो ये इस तरीके से आपको लिख दिया है मैंने, ये आप पढ़ लेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार अन्वय वाली वीडियो देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, आप अपने आप प्रैक्टिस करिए, फिर इससे मैच करिए कि किस तरीके से लिखा है, क्या एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। इसमें संधि विच्छेद और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि आप अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ ये भी एक्स्ट्रा ही लिख रहे हैं, उसने पूछा नहीं है। बट आपको ऐसे नहीं करना है कि आप गलत लिखाएं, आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो मत लिखिए, बट जो लिखिए सही लिखिए और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा। भावार्थ की बात करते हैं तो बढ़े हुए दोष अपने अपने बल के अनुसार अपने गुण, कर्म एवं लक्षणों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। क्षीण दोष अपने गुणों, कर्म एवं लक्षणों को त्याग देते हैं और सम दोष अपने अपने प्राकृत कर्म को करते हैं। इसका ये मतलब है, ठीक है। देखिए आपको अन्वय लिखना है, तो अन्वय तो आप लिख लेंगे, लेकिन मतलब क्या होगा, भावार्थ और शब्दार्थ, ये आपको जब श्लोक का मतलब पता होगा ना तभी आप कर पाएंगे। तो इसलिए जितने भी श्लोक संस्कृत शुद्धा में दिए हुए हैं एक बार उसकी हिंदी पढ़ लीजिए ताकि आप कुछ तो लिख पाएँ, ठीक है। तो जैसे ये श्लोक लिखा हुआ है लाघवम कर्म साम्यार्थम दीप्तो अग्निमेध सहशया, तो ये श्लोक आपको दिया हुआ है, इसका पदच्छेद करना है। पदच्छेद करोगे आप, फिर अन्वय लिखोगे, फिर शब्दार्थ लिखोगे, फिर भावार्थ लिखोगे, तो आपको 5 नंबर इस तरीके से मिलेंगे। जैसे अब ये है पदच्छेद, तो पदच्छेद में लाघवम सेम आ गया, कर्म साम्यार्थम सेम आ गया, बट यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। पदच्छेद कर दिया दीप्तः अग्नि और मेधसः शया, इस तरीके से बस आपको पदच्छेद समझ में आना चाहिए। तो ये आपको पूरा दे दिया। आपको, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा अन्वय की बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ेगी आपको। अन्वय मैंने वीडियो में बता दिया। अब यहाँ पे और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आपको पास उसका आंसर है, तो आप सिंपल क्वेश्चन पेपर देखिए, उसका आंसर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके से करते रहे ना चीज़ें तो बहुत लंबी हो जाएंगी। अन्वय आपको समझाने का यहाँ पे टाइम नहीं है, आपको यहाँ पे बस प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस करिए, देखिए किस तरीके से आपका सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट आप एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर एक बार देख के जाते हैं ना तो आप कुछ तो लिख के आएंगे, इतना मुझे पता है। फिर ये वैसे यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त तीक्ष्ण स्वास्थ्य रक्षणार्थ आयुषा, तो इसका भी इस तरीके से आप कर लेंगे। इसमें समास भी बता सकते हैं, संधि कौन सी है वो बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य और रक्षार्थम, ठीक है, इसमें विसर्ग संधि हो गई, तो वही है। और इसमें समास षष्ठी तत्पुरुष समास, तो ये समास हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इसमें बात करी गई है 24वें क्वेश्चन नंबर की कि विशेष से आप क्या समझते हैं। तो विशेष आपने बहुत पढ़ा हुआ है पदार्थ में, इसमें तो टॉप मतलब चैप्टर्स दिए हुए हैं, चरक संहिता में है। तो इसमें आपको सिंपल सी बात है, विशेष की निरुक्ति, परिभाषा और जो चीज़ें अभी आपको पता है, प्रकार और जितना भी चीज़ आप विशेष के बारे में जानते हैं ना, सब लिख दीजिए। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है विशेष के 3 प्रकार हैं, उसमें द्रव्य, कर्म और गुण है। तो इसमें आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। 5 नंबर में इतना सा आप लिखेंगे तो आधा पन्ना भी नहीं भरेगा, लेकिन आप इन सबको डिस्क्राइब करेंगे, इन सबके उदाहरण लिखेंगे तो इसमें आपको पेज भी भरेगा और आप एग्जामिनर पे प्रभाव भी पड़ेगा। तो इसका वही है, विशेषस्तु पृथक्कृत, मतलब पृथकत्व भाव को जनक विशेष होता है। विशेषत्व विपर्य, मतलब जो उल्टा करता है, विपरीत करता है, उसे विशेष कहते हैं। या फिर विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करने वाला विशेष होता है, जो कि किसी चीज़ का ह्रास करता है। जैसे ह्रास हेतु विशेषस्तु प्रवृत्ति उभयस्तु, तो ह्रास मतलब कम करता है, जो उसका कारण विशेष होता है। तो वही है द्रव्य विशेष, कर्म विशेष, गुण विशेष, आपको इसके बारे में पता है। पदार्थ विज्ञान में विशेष, सामान्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा ना तो जाइए सबसे पहले ये विशेष और सामान्य पढ़िए, सामान्य विशेष। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, वात और रक्त की निरुक्ति लिखिए। तो वा गति गंधनो और रजती रज्यते वा इति रक्तम, ये इसके निरुक्ति हो गई।
फिर 26वां क्वेश्चन है मातृभाषा में अनुवाद करें। तो ये आपको श्लोक दिया लिखा हुआ है, तद्यथा मारुतम गणन्ति तस्त्रिखादिया कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्त माने तु कुर्वते। तो इसमें आपको बस चीज़ें बतानी है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है श्लोक, इसको आपको हिंदी में मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो आपने ये कर दिया। यहाँ प्रारंभ के 3 मधुर, अम्ल और लवण वात मारुत मतलब नष्ट करते हैं, और शेष 3 तिक्त आदि कफ को नष्ट करते हैं, और अन्य कषाय मधुर जो कषाय तिक्त मधुर होते हैं वो पित्त को नष्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस श्लोक का मैं मतलब बता रहा हूँ। जैसे 6 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 हैं। तो इसमें जो शुरुआत के 3 हैं ये किसको नष्ट करेंगे, मधुर अम्ल लवण, यहाँ पे वात शामक होंगे। ये जो नीचे के होंगे ये कफ शामक होंगे, और यहाँ पे शुरुआत का पहला और नीचे के 2 ये पित्त को नष्ट करेंगे, ठीक है। इतना इस श्लोक का मतलब है, और ये आता है, ये सब कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 छूट गया जैसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिस दोष अग्नि धातु व मल की क्रियाएं सम हो तथा जिसकी आत्म इंद्रिया एवं मन प्रसन्न हो वह स्वस्थ कहलाता है। इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो संस्कृत में अनुवाद आप इस तरीके से करेंगे, दोष अग्नि धातु मल्ल कार्यम सामान्यम यस्य आत्मा इंद्रियाणि मना च सुखी भवति सा स्वस्थ इति उच्यते, ठीक है। जिसकी दोष अग्नि धातु मल का कार्य सामान्य हो, यस्य उसकी आत्मा इंद्रिय मन सुखी होती है, सुखी भवती, सा स्वस्थ इति उच्यते, उससे हम लोग स्वस्थ बोलते हैं, ठीक है, स्वस्थ कहलाता है। फिर 28वां कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। तो प्रीवियस वीडियो मैंने इसी पे डाली थी, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। तो यहाँ पे आपके पास 5 वो हैं क्वेश्चंस कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। तो कर्तृवाच्य दिया हुआ है पहला, बालकः वृक्षान् गढ़यति। तो कर्तृवाच्य में आपको पता था 1 to 1 था, तो ये वृक्षान है, ये द्वितीय विभक्ति का, इसको हम लोग सिंपल प्रथमा विभक्ति में कर देंगे। क्यों, क्योंकि कर्मवाच्य में 3 1 1 था, तो इसमें प्रथमा विभक्ति में हो गया। गढ़यति, इसमें हम लोगों ने बताया था इसका धातु और इसका धातु अलग अलग होता है, भले ही दोनों प्रथमा में ही होते हैं लेकिन बदल जाते हैं। ये गणयते हो गया क्योंकि परस्मैपदी में होता है, ये आत्मनेपदी में हो जाता है, ठीक है। बालका का बालकेन हो जाएगा तृतीय विभक्ति। इसी तरीके से सारे का आंसर दे रखा है, ठीक है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बता दिया। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, सा हसती, सा का क्या हो जाएगा 3, ठीक है। कैसे 1 to 1, बट अगर भाववाच्य में चेंज करना है तो ये नहीं दिया होगा। अब 1 1 है, यहाँ 3 1 हो जाएगा, इसमें भी कर्म नहीं होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना तो आप जाइए प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने वाच्य परिवर्तन आपको सिखाया ना, वो देखिए ना। उसके बाद ये चीज़ इतना आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना कि आपका ये 5 नंबर किसी भी हाल में नहीं जाने वाला। तो आप ये ज़रूर देखिए, ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको चेंज करना है। ये प्रथमा में था, ये इसको तृतीया में कर दिया। ये हसती था तो ये हस्यते होगा, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति या प्रथमा पुरुष एक वचन में ही रहेगा, तो ये प्रथमा पुरुष एक वचन में ही रहेगा। तिष्ठते हो गया, भले यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ पे एक वचन ही रहेगा। ते का तय हो गया, सिंपल। इतना था वाच्य परिवर्तन। फिर उसके बाद पंचतंत्र की कहानियाँ। तो पंचतंत्र की कहानियाँ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। तो ये शपड़क की है कहानी, तो ये आपको मैंने पूरी दे दी है, आप एक बार पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित श्लोक का पदच्छेद अन्वय एवं वाक्यार्थ लिखें। तो ये है अथात आयुष्कामी अध्याय व्याख्यास्याम इतिहास सामूह रात्र्यद्यो महर्ष्य। तो इसमें पदच्छेद सिंपल आपको अभी बताया था, अतः आयुष्कामी अध्यायम, यहाँ पे देखा मध्याय आयुष्कामी अध्याय लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग अध्याय बोलते हैं, अध्याय, आयुष्कामी अध्यायम या फिर आयुष्कामी और अध्याय, ठीक है। व्याख्यास्याम इति सम अहु, देखो इसमें बहुत सारे पदच्छेद हैं, सम अहु आत्रेयद्यो आत्रेयदय महर्ष्य, ठीक है। ये इसके पदच्छेद हो गए, आप एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद अन्वय की बात करते हैं। अतः आयुष्कामीय अध्यायम व्याख्यास्याम इति आत्रेयद्यो महर्षि अहु स्म, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब, ठीक है, अब यहाँ से सुखी
एवं स्वस्थ आयु की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए आयुष्कामी अध्याय नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसे आत्रेय आदि महर्षि ने कहा था। ठीक है, तो ये हो गया अन्वय। इसके बाद शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब संस्कृत का जो वाक्य मतलब शब्द होता है उसको हिंदी में क्या अर्थ होता है, वही है अर्थ का। अब अता का यहाँ से आयुष्कामी मतलब आयुष्कामी, अध्याय मतलब अध्याय, व्याख्या से यहाँ मतलब उपदेश करेंगे या व्याख्या करेंगे, इतिहा मतलब इस प्रकार से, आत्रेय आदि, और महर्षिया मतलब महर्षि ने, आहु मतलब कहा, और सम्मा मतलब था। सिंपल। तो ये था आपका संस्कृत का पेपर नंबर 2, जो कि थोड़ा सा इजी साइड में था, ज़्यादा उतना कठिन नहीं था। इजी इस वजह से था क्योंकि इसमें अन्वय लेखम ही था। अन्वय लेखम सबको मालूम है, सबको कैसे करते हैं पता है। अगर नहीं पता है ना, तो एक बार जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अन्वय करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बाकी आपको जो बुक में होते हैं ना श्लोक्स, उनके बस मतलब पता होने चाहिए, और अन्वय किस तरीके से करते हैं वो पता होने चाहिए। बस उसके बाद आपकी जो संस्कृत की नॉलेज है वो अपने आप आपसे अन्वय करवा लेगी। बाकी इसमें जो रटने वाला पार्ट है आयुर्वेद का इतिहास में, वो संस्कृत सुधा में आखिर में दिया हुआ है, जो आयुर्वेद का इतिहास वाला पार्ट है, तो वो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मल्टीपल चॉइस के आपको प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ हो गई। बाकी उसके बाद संस्कृत सुधा में भी आखिर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अन्वय की वहाँ संस्कृत सुधा में दिया हुआ है अच्छे से। तो संस्कृत सुधा जो है वो बहुत अच्छी बुक है, उससे अगर आप लोग पढ़ना है ना, आधा पेपर आप लोग देखेंगे ना संस्कृत सुधा से आएगा। ये जो पेपर था आपका, ये भी आप संस्कृत सुधा से जाके मैच कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत सुधा आई थी 2021 का जो पेपर हुआ था उससे पहले आई थी, और जो 2021 का पेपर बना हुआ है ना उससे बहुत मैच करता हुआ। तो इसीलिए आप वो बुक ले लीजिए और उसे पढ़ लीजिए, बहुत आपके काम आएगा। तो ये था BMS का संस्कृत का पेपर नंबर 2 2021 बैच का। होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। पहले तो पेपर आपके लिए सॉल्व करना पड़ता है, एक एक चीज़ देखना पड़ता है, उसके बाद इन सबको एक जगह ऐसे PDF बनाना पड़ता है, PDF बनाने के बाद आपको समझाना पड़ता है, फिर उसके बाद वीडियो बनाना, फिर वीडियो एडिट करना, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जो होती हैं थंबनेल और ये सब चीज़ें बनाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, वो सब करना पड़ता है। तो इस एक वीडियो लाने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, इसलिए इतनी फ्रीक्वेंट वीडियो नहीं आ पाती। बट आई होप आपको समझ में आता हो कि कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आप बस एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती तो भी आप बता सकते हैं। तो आई होप ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहेंगे। कोई भी आपको हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। जितनी आपको आपके लिए जितना आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ उतना मैं आपके लिए करूँगा। जो संस्कृत के पेपर्स आपने मांगा था कि और सैम्पल पेपर्स दिखाइए और संस्कृत का प्रैक्टिस करवाइए, तो और संस्कृत का प्रैक्टिस के लिए मैं ये पेपर ले आया हूँ। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, चीज़ें बताई हैं, मल्टीपल चॉइस उसके आंसर बताएं, अन्वय कैसे करते हैं वो बताया। बाकी इसमें कुछ कुछ जैसे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगा कि बहुत आसान है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि टिप्पणी लिखिए, तो स्रोतस और ओक साथ में के बारे में आप तो लिख ही सकते हैं। ओक साथ में क्या होता है कि निरंतर अभ्यास करने से जो साथ में हो जाता है वो ओक साथ में होता है, जो मतलब एडेप्टेशन जिसको बोलते हैं, तो वो ओक साथ में हो गया। और शास्त्रोक्त परिभाषा पदानी, आप वीडियो देख लीजिए ना, सारे का परिभाषा एक लाइन से दिया हुआ है। निम्नलिखित में से शास्त्रोक्त परिभाषा लिखे, देखिए सब मतलब 10 नंबर तो बस परिभाषा ही कहा गया। तो वो परिभाषा पदानी वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सब दिया हुआ है ना। तो मैंने ये बार बार करके आपका टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा, इसलिए वहाँ आप जाके देख लीजिए, सारी परिभाषाएं लिखी हुई हैं। वो एक वीडियो आपकी काफ़ी है 10 नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो ये 10 नंबर आपके वहाँ से पक्के हो जाएंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन याद दिख रहे हैं उसमें सारे उसकी वीडियो में बना चुका हूँ, जिसकी नहीं बनाए उसके मैंने आंसर दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग 1.5 क्रॉस कर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव, एंड आई होप आगे भी आप ऐसे ही हम मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।